हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टडी लवर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वागत है सभी होने वाले शिक्षकों का। और आज का खास वीडियो उत्तराखंड एलटी की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए। और इस वीडियो में हम जो शिक्षण अभिरुचि के 2018 वाले क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देख सकते हैं उत्तराखंड एलटी 2018 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज केवल जनरल पेपर डिस्कस करेंगे। जनरल इन द सेंस टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए, देखिए किस तरह का पेपर आता है, क्या लेवल था क्वेश्चंस का और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। आपको यह भी समझ आ जाएगा अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं। तो चलो तो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास ये एलटी साइंस का पेपर है और इस पेपर में हम केवल डिस्कस करेंगे केवल टीचिंग एप्टीट्यूड का सेशन। फर्स्ट सेशन केवल हम डिस्कस करेंगे। जो 30 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के थे केवल वही डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। तो जो पहला प्रश्न था, इसमें पहला प्रश्न देख सकते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर है एक। नोन टू अननोन इज ए। क्या है इनमें से? शिक्षण विधि है, शिक्षण सूत्र है, शिक्षण तकनीकी है या शिक्षण युक्ति है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए थे और इनमें से जो सही आंसर है, ज्ञात से अज्ञात क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात एक शिक्षण सूत्र होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण व्यूह रचना है। शिक्षण व्यूह रचना, देखिए इंग्लिश का पढ़ लीजिए, अगर हिंदी में थोड़ा सा कठिन लगता है। टीचिंग स्ट्रेटेजी इज ए। टीचिंग स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, मतलब रणनीति जो हम बनाते हैं शिक्षण से पहले। तो क्या है? उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना है, शिक्षण की एक विधि है, कक्षा में अतिरिक्त क्रिया है या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना। हम शिक्षण व्यूह रचना या जो शिक्षण की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक तरह से टीचिंग प्लान, लेसन प्लान जो हम तैयार कर रहे हैं वो क्या है? उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्लान बना रहे हैं ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण होते हैं। देखिए आयताकार मतलब मीजोमॉर्फिक जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके गुण क्या होते हैं इनमें से? तो अगर आपने हमारा व्यक्तित्व वाला लेक्चर देखा है, मैंने डिस्कस किया है व्यक्तित्व के प्रकार, तो ये आपको याद आ रहा होगा कि हमने सेल्डन का वर्गीकरण एक पढ़ा था वहाँ पे। तो सेल्डन के वर्गीकरण से ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें ये बोला गया है जो मीजोमॉर्फिक, 3 टाइप्स बताए थे ना सेल्डन ने। गोलाकार बताया था, आयताकार बताया था और लंबाकार बताया था। और गोलाकार की विशेषता बताई थी कि मोटे होते हैं, आराम प्रिय होते हैं, इस तरह के। और जो आयताकार की विशेषता बताई थी, स्वस्थ होता है, गठीला शरीर होता है, साहसी होते हैं, परिश्रमी होते हैं। ठीक है, तो इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको साहसी, परिश्रमी या जोशीले, है ना? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जोशीले एवं क्रोधी। तो जो आयताकार शरीर रचना वाला होता है वो व्यक्ति क्या होता है? जोशीला होता है, क्रोधी होता है। देखिए परंपरावादी एवं सामाजिक जो बोला गया, परंपरावादी या सामाजिक, तो वो जो गोलाकार व्यक्ति हैं उनकी विशेषताएं मानते हैं जो आपके एंडोमॉर्फिक होते हैं। और शांति प्रिय एवं एकांत प्रिय हम किसको बोलेंगे? वो लंबाकार जो व्यक्ति होते हैं या एक्सट्रोमॉर्फिक जिसको हम बोलते हैं, तो उनकी विशेषता होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल शिक्षण में दल है। देखिए दल शिक्षण इन टीम टीचिंग, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है कि दल शिक्षण में दल क्या है। आपको बताना है कि दल शिक्षण में दल क्या है। इनमें से अध्यापकों का दल है जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है, या छात्रों का दल है जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है, या इसके अलावा नेक्स्ट देख सकते हैं, अध्यापकों व छात्रों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए तो जो टीचिंग वाला है, शिक्षण वाला, यह चैप्टर हमने अपने चैनल पे अभी तक डिस्कस नहीं किया है, तो जल्दी ही करेंगे। फिलहाल के लिए आंसर जान लीजिए। दल शिक्षण जो होता है,
दल शिक्षण में जो दल है वो क्या है, अध्यापकों का दल है जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, और एक बात और, ये जो आंसर हैं ये अकॉर्डिंग टू आयोग के आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ, तो इसमें कोई भी डाउट करने की बात ही नहीं है। तो शुरू कर ले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, चिंता का वह स्तर, देखिए इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है वो है, देखिए हम बोलते हैं ना कि एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन चिंता का वह स्तर जो छात्रों को सीखने के लिए तैयार करेगा। चिंता ना होना, अत्यधिक चिंता, सामान्य चिंता या अधिगम, सीखना का चिंता से कोई संबंध ही नहीं है। तो क्या होगा सही आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सामान्य चिंता। सामान्य चिंता, देखिए सामान्य चिंता अगर हमें नहीं होगी तो हम सीखने के लिए कैसे तैयार रहेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यह सामाजिक आयोजन, सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एकनिष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत करता है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस विधि? शिक्षण की विधियां भी पढ़ेंगे हम आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, प्रदर्शन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, समस्या समाधान विधि या प्रोजेक्ट मेथड। तो सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एकनिष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप, देखिए क्या करते हैं हम प्रोजेक्ट मेथड में, तो ऐसे करते हैं। ह्यूरिस्टिक आपका खोज विधि हो गया। प्रदर्शन डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, इसमें क्या करता है शिक्षक जो है कुछ चित्रों की सहायता से या फिर कोई चार्ट मॉडल की सहायता से अधिगम करवाता है। ह्यूरिस्टिक खोज विधि होती है, किसी समस्या का समाधान खोज के द्वारा निकलना, और समस्या समाधान विधि। तो सबसे सही जो आंसर है वो है प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, ये सामाजिक वातावरण में होता है, छात्रों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, एकनिष्ठ और उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है। देखिए अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पढ़ा चुका हूँ मैं अपने चैनल पे। ऑप्शन देख सकते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड का निषेध, बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था या उपयुक्त सभी। देखिए तो क्या है, शिक्षा का अधिकार, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आप लोग आसानी से आंसर लगा पा रहे होंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में हमने पढ़ा था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार ये है, ये तो इसका नाम ही है ना। बालकों को शारीरिक और मानसिक दंड का निषेध करता है, बिल्कुल सही बात है। बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था इसमें है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, छात्रों को परियोजना कार्य देते समय, छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इसका परियोजन साक्षी को संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो, सीखना क्रिया द्वारा हो या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, छात्रों को जब भी हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं, देखिए प्रोजेक्ट से दो क्वेश्चन बने हैं, प्रोजेक्ट विधि, ये शिक्षण विधियां हम डिस्कस करेंगे एक बार, ठीक है। तो परियोजन शैक्षिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो, अगर वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से संबंध होगा तभी ज़्यादा सीखा जाएगा। सीखना क्रिया द्वारा हो, क्रिया द्वारा सीखना सबसे प्रोजेक्ट मेथड का नियम ही है, रूल है या सिद्धांत है, लर्निंग बाय डूइंग। तो आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? देखिए जब आप क्या कर रहे हो, सामूहिक शिक्षण कर रहे हो, तो सामूहिक शिक्षण मतलब ग्रुप टीचिंग के समय विद्यार्थियों की अगर व्यक्तिगत समस्या है तो उसके समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? भाषण का करेंगे, अभिकर्मित अनुदेशन का करेंगे, अनुवर्ग का करेंगे या प्रदर्शन का करेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुवर्ग।
अनवर्ग मतलब देख सकते हैं इंग्लिश में ट्यूटोरियल। अगर किसी की व्यक्तिगत समस्या है, किसी विद्यार्थी की व्यक्तिगत समस्या है, तो हम उसको ट्यूशन तो पढ़ाते हैं, ट्यूशन भेजते हैं ताकि उसकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान हो सके। तो सामूहिक शिक्षण करते समय जब विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना हो तो हम ट्यूटोरियल मेथड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। ये क्वेश्चन मैंने जब हम एमसीक्यू सीरीज डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास आया था। संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। क्या ये बात सही है, गलत है, यह आंशिक रूप से सही है या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा यह क्या है, सही है। शाब्दिक से अशाब्दिक तक तो होता है संप्रेषण में, है ना। कभी हम शाब्दिक रूप से संप्रेषण करते हैं, कभी विभिन्न मुद्राओं द्वारा, जैसे हाथ से उठने का इशारा कर दिया, तो वो क्या होता है, शाब्दिक से अशाब्दिक तक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? देखिए, आप देख सकते हैं कि किन किन टॉपिक से प्रश्न बने हैं, तो इन टॉपिक्स को मजबूती से तैयार कर लें, है ना। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन बने, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन, या इनसे अगले वाले टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, तो ऐसा ही एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। तो कक्षा कक्ष संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? तो सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक होता है? पृष्ठ पोषण हेतु, विभिन्न कौशलों के विकास हेतु, पाठ पूर्ण करने हेतु, मूल्यांकन हेतु। तो जो हमारा माइक्रो टीचिंग हमारा होता है, क्यों करवाते हैं? पृष्ठ पोषण के लिए करवाते हैं। हाँ, पृष्ठ पोषण के लिए भी करवाते हैं, लेकिन सबसे जो सही आंसर होगा, इसमें हम क्या करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण में विभिन्न कौशलों का विकास करते हैं, एक एक कर स्किल सीखते हैं ना। वहाँ पे इंट्रोडक्शन स्किल, है ना, ब्लैक बोर्ड स्किल, तो एक एक करके स्किल सीखी जाती है। तो विभिन्न कौशलों के विकास के लिए सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है। नेक्स्ट है, अध्यापक होने के नाते, देखिए, अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे? देखिए, अगर किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाह रहे हैं तो क्या ध्यान में रखेंगे? कौन सा सिद्धांत? अंतर्दृष्टि सिद्धांत डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अधिगम के सिद्धांत पढ़े हैं हमारे वीडियोज़ में तो आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। अंतर्दृष्टि का जो कोहलर ने दिया था, सूझ वाला सिद्धांत। प्रयास और त्रुटि का जो थॉर्नडाइक ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत याद है कुछ? पावलोव का सिद्धांत, या क्षेत्रीय सिद्धांत? क्षेत्रीय सिद्धांत। तो क्या था कि अगर कोई बच्चा क्या कर रहा है, बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप क्या करेंगे, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का, उसका स्टिमुलस के साथ अनुबंधन करा देंगे। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। जैसे मतलब क्या होता है कि एक आदत होती है ना, जैसे मान लो किसी बच्चे को सिगरेट पीने की आदत है। अब वो टाइम टू टाइम सिगरेट पीता है, जब भी उसका टाइम होता है सिगरेट पीने का, तो वो आदतें ऐसी होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो बॉडी को रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, मतलब आदत हो जाती है कि अभी जैसे सिगरेट में निकोटीन होता है तो बॉडी को निकोटीन लेने की आदत हो जाएगी। आदत हो जाएगी तो उसके बाद उसे हर उस टाइम पे निकोटीन की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पर यदि अगर उस बच्चे को उस टाइम पर कोई दूसरा स्टिमुलस दे दिया जाए जो उसको थोड़ी देर के लिए भुला दे वो चीज़ें, और हर बार उसे वो स्टिमुलस प्रयोग करने को दिया जाए, तो क्या होगा, उसे उस स्टिमुलस की आदत हो जाएगी, उसकी बुरी आदत धीरे धीरे छूट जाएगी। आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? संज्ञानात्मक पक्ष है, गैर संज्ञानात्मक पक्ष है, बौद्धिक पक्ष है, या बाह्य पक्ष है? देखिए, तो व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? संज्ञानात्मक पक्ष है? संज्ञानात्मक पक्ष है? नहीं। बौद्धिक पक्ष सही आंसर है इसका, गैर संज्ञानात्मक पक्ष, नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमने व्यक्तित्व भी पढ़ा है अपने वीडियोज़ में, है ना। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यावहारिक विधि है। देखिए, जब विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाना हो तो उसके लिए व्यावहारिक विधि कौन सी है?
उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना, विपरीत अर्थ वाले शब्द बताना, समानार्थी शब्द बताना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना। क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को कठिन शब्दों को अर्थ समझाने की सही विधि जो है वो क्या है? उन शब्दों को हम वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाएंगे तो विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक बालक काले कुत्ते काली बिल्ली, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बालक काले कुत्ते काली बिल्ली एवं काले कोट को देखकर डरने लग गया है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है अनुक्रिया का सामान्यीकरण, उद्दीपन का सामान्यीकरण, दोनों ए और बी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, एक बालक है वो क्या कर रहा है? काले कुत्ते से, काली बिल्ली से, काले कोट को देखकर डरने लग गया। अब देखना ये है कि कॉमन क्या है। कॉमन ये है कि तीनों का कलर क्या है? ब्लैक है। ब्लैक है मतलब क्या हो गया कि अनुक्रिया का सामान्यीकरण नहीं हो रहा है। यहाँ देखो अनुक्रिया का सामान्यीकरण हो रहा है। अनुक्रिया तो वो तीनों के लिए सेम कर रहा है, लेकिन कब? जब उद्दीपक सेम कलर का है। अगर काली बिल्ली की जगह वाइट बिल्ली हो तो सेम अनुक्रिया नहीं होगी। तो अनुक्रिया का सामान्यीकरण नहीं है, बल्कि क्या है? उद्दीपक का सामान्यीकरण है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आनुवांशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या है? देखिए ये आप आसानी से कर लोगे। गुणसूत्र है, केंद्रक है, जीन्स है या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीन्स क्या करते हैं? आनुवांशिक गुणों का संवहन करते हैं या कैरियर होते हैं, रियल कैरियर हैं हेरेडिटी ट्रेड्स के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। कौन सी विधि इनमें से शैक्षिक मापन की विधि नहीं है? ऑप्शन देख सकते हैं, साक्षात्कार, मानक संदर्भित परीक्षण, प्रश्नावली या अवलोकन। तो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या मानक संदर्भित जो परीक्षण होता है वो शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। साक्षात्कार क्या है? इसके द्वारा शैक्षिक मापन होता है, प्रश्नावली के द्वारा भी होता है, अवलोकन के द्वारा भी होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा। क्या समझना होगा? समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रतिगमन का नियम या उपयुक्त सभी। देखिए वंशानुक्रम को समझने के लिए क्या समझना होगा? देखिए द लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, द लॉ ऑफ वेरिएशन, द लॉ ऑफ रिग्रेशन। तो ये तीनों लॉ पढ़ते हैं ना हेरिडिटी में, है ना? तो तीनों ही आवश्यक हैं, तीनों को समझना आवश्यक है। हमें समानता का नियम भी पता होना चाहिए, भिन्नता का नियम भी पता होना चाहिए और प्रतिगमन या रिग्रेशन का नियम भी पता होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है? क्रियात्मक अनुसंधान, अगर आपने ये भी वीडियो देखा है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। तो एक चीज़ है कि अगर आप पूरा सिलेबस के हिसाब से पढ़ के जाते हो तो आपका बहुत अच्छा ये पेपर हो जाएगा, है ना? और जो हम चला रहे हैं अपनी सीरीज, उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने टॉपिक्स, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स 50-60% के अबव सिलेबस डिस्कस कर दिया है। पूरा सिलेबस पढ़ लिया हम लोगों ने। तो अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे, ईमानदारी से अपना कार्य का निर्वहन कर रहे होंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है? समस्या का चयन, परिणामों का सामान्यीकरण, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण या समस्या को दूर करने के लिए योजना का निर्माण। तो हमने देखा था कि समस्या का चयन भी उसका पद था, परिणामों का सामान्यीकरण भी था। ऐसा हमने कोई पद डिस्कस नहीं किया था, परिणामों का सामान्यीकरण। तो सही आंसर हो जाएगा परिणामों का सामान्यीकरण। बाकी परिकल्पनाओं का निर्माण भी हमने पढ़ा था और योजना निर्माण, समस्या को समाधान के लिए योजना निर्माण भी हमने उसके स्टेप्स में पढ़ा था। तो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा सा जो आपके चक्षु हैं उनको खुले रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है? निर्देशन और परामर्श का अंग कौन सा नहीं है? समायोजन करना, उन्मुखीकरण करना, संवेगों का विकास करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए एडजस्टमेंट, ओरिएंटेशन, टू डेवलप इमोशंस एंड नन ऑफ दीज। तो
जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, देखो निर्देशन और परामर्श क्यों लेते हैं हम किसी से, ताकि हम एडजस्ट कर सकें, ओरिएंटेशन कर सकें। संवेगों के विकास के लिए किसी के निर्देशन से संवेगों का डेवलपमेंट होगा। अगर मैं किसी को निर्देशित कर रहा हूँ तो क्या उसमें इमोशंस डेवलप होंगे। तो वैसे निर्देशन और परामर्श का उद्देश्य ही नहीं होता है संवेगों का विकास करना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेगों का विकास करना। अगला प्रश्न देखते हैं, श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए, श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन देख सकते हैं, श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य दूरी, श्यामपट्ट तथा शिक्षक के मध्य दूरी, कक्षा कक्ष की लंबाई या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विशेष ध्यान आपको क्या रखना होगा, तो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। कक्षा कक्ष की लंबाई के हिसाब से आपको ब्लैक बोर्ड पे अक्षर लिखने होते हैं। इसके अलावा श्यामपट्ट से शिक्षक के मध्य की दूरी इतना ज़्यादा मायने नहीं रखती है। सही आंसर हमारा है श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य की दूरी। तो जितनी डिस्टेंस पे छात्र बैठे होंगे तो उस हिसाब से हम अक्षरों का आकार तय करेंगे। अगर छात्र ज़्यादा दूरी पे हैं तो आकार अक्षरों का ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, अगर कम दूरी पर हैं तो छोटा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, विशेष ध्यान की बात कर रहे हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने में सक्षम बनाना कहलाता है। देखिए, संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को, जो हमारे थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, उनके उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने में सक्षम बनाना क्या कहलाएगा। ये अवबोध कहलाएगा, अंडरस्टैंडिंग, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, विश्लेषण या सिंथेसिस, संश्लेषण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उसको क्या कर रहा है, जो सैद्धांतिक कथनों का है उसको वास्तविक परिस्थितियों में समझने में सक्षम हो रहा है, मतलब क्या कर रहा है, उसको एप्लीकेबल बना रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रयोग। आप लोग देख सकते हैं, अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस को और देखें कि आप कितने सही कर पा रहे हैं, है ना। और अगर आप मतलब स्टडी लवर्स फैमिली के मेंबर हैं तो मेरे हिसाब से काफ़ी सही हो जाने चाहिए। और बताना, लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम परिविधि कौन सी है। देखिए, आंतरिक मनोभावों को मतलब जो हमारे मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इनर फीलिंग्स, जो आंतरिक मनोभावों को अंदर की जो फीलिंग्स हैं हमारी, उसको मापने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी। इनमें से प्रश्नावली होगी, साक्षात्कार होगी, समाजमिति होगी या प्रत्यारोपण होगी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ट्रांसप्लांटेशन मेथड, यानी प्रत्यारोपण विधि क्या होगी, सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी। देखो, आंतरिक भावों को जानना इतना आसान काम थोड़ी ना है जो प्रश्न दे के आंतरिक मनोभावों को समझा जा पाएगा, है ना। तो जो व्यक्तित्व की खासकर प्रक्षेपी विधियां होती हैं वो प्रयोग में ली जाती हैं। तो प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांटेशन मेथड हो जाएगा हमारा सही आंसर। मापन भी हमने पढ़ना है, अभी व्यक्तित्व मापन रह गया हमारा टॉपिक, तो उसको भी जल्दी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण, शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना, छात्रों से अच्छा मेलजोल। तो सही आंसर हो जाएगा क्या, नो डाउट, शिक्षक के व्यवसाय की जो भी योग्यताएं होती हैं उनको अचीव करना ही क्या है, शिक्षण अभियोग्यता है। नेक्स्ट है, आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तौर पर स्व अनुशासन किस प्रकार विकसित करेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे विकसित करेंगे। उनको उत्तरदायित्व देकर, अच्छे चरित्र के नियम बताकर, दंड देकर, नियमों का पालन करा के। अधिकतर क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने एमसीक्यू सीरीज़ में डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा, ये क्वेश्चन डिस्कस किया, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है क्या होगा, उत्तरदायित्व देकर, अच्छे चरित्र के नियम बताकर, दंड देकर या नियमों का पालन करा के। तो
तो हम क्या करेंगे, उनको कुछ उत्तरदायित्व दे देंगे। उत्तरदायित्व देने से उनमें सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान में रखता है। क्या ध्यान में रखता है? निर्मित उद्देश्य, मानव एवं भौतिक संसाधन, दोनों ए और बी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निर्मित उद्देश्य को ध्यान में रखेगा, बिल्कुल रखेगा कि किस उद्देश्य के लिए वो शिक्षण अधिगम कर रहा है या अधिगम करवा रहा है। मानव एवं भौतिक संसाधन, जो भी हमारे संसाधन हैं, जैसे मानव संसाधन मतलब जो उसके विद्यार्थी हैं वो स्वयं है, वो मानवीय संसाधन में आ गया। और भौतिक संसाधन टेबल, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, जो आपके टूल्स होते हैं, टीएलएम बोलते हैं ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो सब आपके भौतिक संसाधनों में आ जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है? देखिए, ये माइक्रो टीचिंग में आप लोगों ने बीएड के दौरान पढ़ा होगा कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल जब हम करवाते हैं तो उसमें इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? विन्यास प्रेरण नहीं है, संचलन नहीं है, हाव भाव नहीं है, वाक स्वरूप परिवर्तन नहीं है। देखिए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल मतलब क्या? स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, स्टिमुलस को चेंज करने का, उसमें क्या कर सकते हैं? वाक स्वरूप परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब जो आपकी वॉइस है, चेंज इन वॉइस, अपनी देखो इंग्लिश का पढ़ लीजिए, चेंज इन वॉइस, जो आपकी बोलने की स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। उससे क्या होगा? चेंज होगा। उद्दीपन परिवर्तन कौशल में ये हम क्रियाएं करते हैं, हाव भाव का प्रयोग करते हैं, गेस्चर्स को यूज़ करते हैं, संचलन मूवमेंट करते हैं इधर उधर। कक्षा में सिखाया जाता है ना कि इधर उधर मूवमेंट करना चाहिए, हाव भाव का अच्छे से प्रयोग करना चाहिए, अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं, मतलब जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से आप वॉइस को। विन्यास प्रेरण इसका तत्व नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, तो ये चैप्टर हमने शुरू किया है इंटेलिजेंस, उसका मीनिंग वगैरह हमने डिस्कस किया था एक वीडियो में, और आगे आने वाले वीडियोस में हम उसके थ्योरीज पढ़ेंगे और देन इंटेलिजेंस टेस्ट हम पढ़ेंगे। तो बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन करने में, निर्देशन के प्रयोजन हेतु, चयन करने के प्रयोजन हेतु, या उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। छात्रों का समूह विभाजन करने में भी, निर्देशन के प्रयोजन में भी, और चयन करने के लिए भी बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना, परीक्षाओं की वैधता ज्ञात करना, परीक्षाओं की विश्वसनीयता ज्ञात करना, विद्यार्थियों द्वारा अर्जित कौशलों को ज्ञात करना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या क्या पूछ रहा है? अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए, परीक्षाओं की वैधता ज्ञात करना, शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना, परीक्षाओं की विश्वसनीय, देखिए वैधता ज्ञात करना बिल्कुल आवश्यक है अधिगम मापन के लिए। परीक्षाओं में विश्वसनीयता नहीं होगी तो अधिगम का मापन बिल्कुल सही नहीं हो पाएगा। विद्यार्थियों द्वारा अर्जित कौशलों को ज्ञात करना, ये भी ज़रूरी है। आपको विद्यार्थियों ने जो सीखा है उसका ज्ञान होना चाहिए, तभी तो हम अधिगम का मापन कर पाएंगे कि अधिगम हुआ है या नहीं हुआ है, उस लेवल का हुआ है या नहीं है। तो शिक्षण की युक्तियों का पता हम नहीं लगाते हैं, मतलब हमने बच्चों को अधिगम करवाया, उसके बाद ये थोड़े ना देखेंगे कि किस विधि से सिखाया, ये देखेंगे कि वो सीखा या नहीं सीखा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन इसका जो सीडीपी का है या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड का जो अंतिम क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को कहा जाता है। देखिए, अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को, अधिगम वक्र भी पढ़े हैं भाई हमने। तो देखो, मतलब अधिकतर क्वेश्चन ऐसे हैं जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं और उन्हीं से क्वेश्चन आए हैं। अधिगम के वक्र मैंने पढ़ाया आप लोगों को, है ना। तो क्या होगा आंसर? वृद्धिमान आवर्तन वक्र, ह्रासमान आवर्तन वक्र, समान आवर्तन वक्र, एस आकार। देखिए, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, जिसमें क्या होता था कि इंक्रीज होता था जो आपका
हमने पढ़ा था ना कि पहले अधिगम की गति तेज होती है, फिर धीमी होती है, फिर से तेज होती है। डिक्रीजिंग में पहले तेज होता है, फिर पहले धीमी होती है, फिर रुक जाती है, फिर तेज होती है। इस तरह से हमने पढ़ा था। समान आवर्तन वक्र जिसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। और एस आकार वक्र जो हमने पढ़ा था वहाँ पर आपको याद होगा मिश्रित वक्र हमने पढ़ा था। एकदम हूबहू नहीं आएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाएगा, है ना। तो मिश्रित वक्र हमने पढ़ा था। मिश्रित वक्र में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें दोनों ही वक्र की वो देखने को मिलती है ना। इसमें कभी मंद हो जाती है तो कभी तीव्र हो जाती है गति, अधिगम की गति कभी मंद कभी तीव्र हो जाती है। तो मतलब इसमें क्या, ये एस अक्षर जो होता है ना, एस अक्षर इस तरह से हो जाता है। मतलब यूँ समझिए कि क्या होगा, हमने पढ़ा था ना वहाँ पर कि इस तरह से होता है। ये हमारा क्या है, वो है अभ्यास है, और ये अधिगम है, ठीक है। ये लर्निंग है मान लो, और ये अभ्यास है, एक्सरसाइज मान लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, ये पहले जाएगा, पहले गति मान लो कि ये धीमी है, ठीक है, फिर थोड़ी सी बढ़ती है, तेज होती है, फिर इधर आ गया ये, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, मतलब एस शेप बन जाता है। एस जैसा वक्र, एस आकार का वक्र, या इसको मिश्रित वक्र भी हम कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए हमने डिस्कस किए पूरे 30 क्वेश्चन। नीचे साइंस के क्वेश्चन है, आने वाले वीडियो में साइंस के क्वेश्चन ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज हमने केवल टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 30 क्वेश्चन 2018 के एलटी एग्ज़ाम में पूछे गए थे वो डिस्कस किए। आप अपना स्कोर बताएं कि इनमें से आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। खासकर अगर आप पढ़ते हो, स्टडी लवर्स फैमिली पे पढ़ते हो हमारी क्लासेस, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। मतलब मेरे पढ़ाने का अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है तो मैं कंटिन्यू ये क्लासेस लूँगा, ऐसा मेरा कुछ अलग से एम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि 2-4 लोग जो पढ़ रहे हैं उनको कुछ फ़ायदा देखने को मिले तो ही कंटिन्यू करूँगा। और अगर ऐसा लगता है कि कुछ फ़ायदा नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये जो है ज़्यादा उपयोगी नहीं हो रही है आपकी क्लासेस, देन आई विल स्टॉप। चलो, तो खैर आप लोग देखिए और अपना स्कोर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में, और देखें कि उपयोगी है आपके लिए सीरीज़ जो हम पढ़ रहे हैं। आप पेपर का पैटर्न के हिसाब से देख सकते हैं, मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाई है चीज़ें। वो चीज़ें अगर आपने पढ़ी होंगी तो आप पेपर में देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन जो है उन्हीं टॉपिक से बनेंगे ही, क्योंकि सिलेबस से बाहर तो कुछ नहीं आएगा ना। तो पढ़ने का एक पैटर्न अपना होना चाहिए और उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर मदद करेंगे अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप टेट एग्ज़ाम हो गए, सी टेट, यू टेट, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए हमारे वीडियोज़ बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। बाकी अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों पानी को सेव कीजिए, प्लास्टिक पॉलीथीन बैग का यूज़ ना करें, और टाइम मिले तो किसी को पढ़ा लीजिए। इसके अलावा फ़िलहाल तो अभी अपना ध्यान रखें, अपने आसपास जो लोग हैं किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर करें, एहतियात के साथ साथ इंसानियत भी। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।